हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीकॉम 4th सेमेस्टर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले इसका पेपर था जिसमें 75 एमसीक्यू क्वेश्चन थे, वो अपलोड कर दिया गया है चैनल पर, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। इसकी एक न्यूमेरिकल वीडियो भी डाल दी गई है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आते हैं छोटे छोटे, उनको कराया गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक सीरीज और डाल दी गई थी जिसमें 150 प्लस एमसीक्यू थे, उसको भी देख सकते हैं। ये सेकेंड सीरीज है इसकी, इसमें भी 200 प्लस एमसीक्यू हैं। आज इसको चालू कर लेते हैं। इसके 4 पार्ट डाल दी जाएंगे चैनल पर, फिर उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगी जिससे आपके एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो सके। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेतन आय की परिभाषा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, रोजगार से अर्जित आय। सेकंड, भारत सरकार की ओर से कर एकत्र करने के लिए कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर हो जाएगा बी, कर प्राधिकरण। थर्ड, पूंजीगत लाभ की परिभाषा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, निवेश से अर्जित आय। फोर्थ, आयकर रिटर्न दाखिल करना किसके लिए आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल वे जिनकी आय एक निश्चित सीमा से अधिक है। 5, छूट आय की क्या परिभाषा है? राइट आंसर हो जाएगा ए, आय जो कर के अधीन नहीं है। 6, निर्धारण वर्ष की परिभाषा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, वह वर्ष जिसमें कर देयता की गणना की जाती है। 7, कर कानून के तहत सकल आय की परिभाषा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, किसी कटौती या छूट से पहले सभी स्रोतों से अर्जित आय। 8, व्यावसायिक आय की परिभाषा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यवसाय या पेशे से अर्जित आय। 9, कर कानून के तहत कुल आय की परिभाषा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, सकल आय घटा सभी कटौतियां और छूटें। 10, पिछले वर्ष की परिभाषा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, वह वर्ष जिसमें आय अर्जित की जाती है। 11, कर योग्य आय की परिभाषा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, आय जो कर के अधीन है। 12, निर्धारण योग्य आय की परिभाषा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, आय जो कर के अधीन है। 13, आकलन वर्ष में किस वर्ष की आय का आकलन किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, पिछले वर्ष की। 14, पूंजीगत लाभ पर कर किस वर्ष लगाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, जिस वर्ष पूंजीगत संपत्ति बेची जाती है। 15, पिछले वर्ष के लिए विलंबित रिटर्न दाखिल करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 3 वर्ष। 16, पिछले वर्ष के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अधिकतम सीमा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 3 वर्ष। 70, अनिवासी निर्धारिती किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, एक व्यक्ति जो किसी देश में काम करता है। 18, कर कानून के तहत निर्धारिती की परिभाषा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, कोई भी व्यक्ति जो कर के अधीन है। 19, कर कानून के तहत किसी व्यक्ति माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों, प्राकृतिक और कानूनी व्यक्ति। 20, निर्धारण वर्ष की परिभाषा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, वह वर्ष जिसमें कर देयता निर्धारित की जाती है। 21, कर कानून के तहत आय की परिभाषा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी धन, किसी व्यक्ति द्वारा रोजगार से प्राप्त कोई भी धन, व्यवसाय या पेशे से कोई किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी धन। 22, स्रोतों पर करों की कटौती और जमा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर हो जाएगा बी, भुगतान करने वाला व्यक्ति। 23, कर कानून के तहत किसी कानूनी व्यक्ति माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, एक व्यक्ति, एक कंपनी, साझेदारी फर्म, उपयुक्त सभी को। 24, कर कानून के तहत मूल्यांकन की परिभाषा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, कर देयता निर्धारित करने की प्रक्रिया। 25, कर कानून के तहत शुद्ध आय की परिभाषा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्ष के दौरान एक व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल आय। 26, निर्धारण वर्ष के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने की देय तिथि क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, आकलन वर्ष की 31 जुलाई, 31 जुलाई। 27, कर विभाग द्वारा मूल्यांकन कार्यवाही को पूरा करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 3 वर्ष। 28, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के रूप में माना जाता है जो व्यवसाय में है? राइट आंसर हो जाएगा ए, वित्तीय वर्ष। 29, मृत व्यक्ति की आय का आकलन किस वर्ष में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, वह वर्ष जिसमें कानूनी उत्तराधिकार टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं। 30, कृषि आय क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, कृषि से संबंधित किसी व्यवसाय से अर्जित आय, भारत में स्थित कृषि भूमि से एक व्यक्ति द्वारा अर्जित आय, कृषि उपज की बिक्री से अर्जित आय। 31, कृषि आय के लिए मूल छूट सीमा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, कृषि आय के लिए कोई मूल छूट सीमा नहीं है। 32, क्या एक देनदारी की गणना करते समय कृषि आय को अन्य आयों के साथ जोड़ा जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, नहीं, कृषि आय को किसी अन्य आय के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।
कृषि आय तभी टैक्सेबल होती है जब ये 5,000 रुपये से ऊपर हो और आपकी जो इनकम होती है वो टैक्सेबल सीमा जो होती है एक लिमिट होती है उससे अधिक हो, तभी कृषि आय टैक्सेबल होती है, वरना ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है। और एक बात आपको और ध्यान रख लेनी है, कृषि आय किसी भी अन्य हेड के अंतर्गत इस पर ना कर लगाया जाता ना कैलकुलेट होती है, सीधे इसको जब 5,000 रुपये से ऊपर होती है और आपकी टैक्सेबल इनकम लिमिट जो होती है एग्जामिटेशन की उससे ऊपर होती है तो फिर वो टोटल इनकम में कृषि आय जोड़ के दिखा दी जाती है। ना ही किसी हेड के अंतर्गत टैक्स लगाया जाता है इस पर और ना ही किसी हेड के अंदर ही आती। 33 कृषि आय आंकलन कैसे किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, कृषि आय का अलग से आंकलन नहीं किया जाता। 34 कृषि आय का कर उपचार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, कृषि आय पूरी तरह से कर मुक्त है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है। 35 कोई व्यक्ति जो केवल कृषि आय अर्जित करता है कर रिटर्न दाखिल कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा नहीं, यदि आय का एकमात्र स्रोत कृषि है। 36 निम्नलिखित में से किस प्रकार की आय भारत में कर मुक्त है? राइट आंसर हो जाएगा ए, कृषि आय। 37 निम्नलिखित में से किस प्रकार की आय धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए छूट प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा ट्रस्ट द्वारा प्राप्त दान। 38 एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त मकान किराया भत्ता HRA के लिए छूट की अधिकतम सीमा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, भुगतान किया गया किराया घटा मूल वेतन का 10%। 39 कर्मचारी द्वारा प्राप्त ग्रेजुइटी के लिए छूट की अधिकतम सीमा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, 20 लाख रुपए। 40 निम्नलिखित में से कौन सा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर मुक्त आय का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा सी, पेंशन आय। 41 कर्मचारी द्वारा प्राप्त अवकाश यात्रा भत्ता LTA के लिए छूट की अधिकतम सीमा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 लाख रुपए। 42 निम्नलिखित में से किस प्रकार की आय विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए छूट प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 43 निम्नलिखित में से कौन सा सशस्त्र बलों के एक सदस्य के लिए छूट प्राप्त आय का एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा बी, उच्च ऊंचाई और सीमा पर पोस्टिंग के लिए भत्ते। 44 निम्नलिखित में से कौन सा भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए छूट प्राप्त आय का एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राप्त मुआवजे की मूल राशि। 45 क्या कृषि आय के लिए खातों की पुस्तकों को बनाए रखना अनिवार्य है? राइट आंसर हो जाएगा बी, हाँ, एक निश्चित सीमा से अधिक कृषि आय के लिए। 46 भारत में आयकर के लिए छूट का शुल्क का आधार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, निवास। 47 निवासी निर्धारिती की परिभाषा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, एक व्यक्ति जो 183 दिनों से अधिक किसी देश में रह रहा है। 48 आयकर उद्देश्य के लिए निवासी का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत में रहने वाला एक भारतीय नागरिक। 49 आयकर उद्देश्य के लिए अनिवासी का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत के बाहर रहने वाला एक विदेशी नागरिक। 50 कृषि आय के लिए खातों की पुस्तकों में रखरखाव न करने की अधिकतम सीमा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 लाख रुपए। 51 किस प्रकार की कृषि आय कर से मुक्त है? राइट आंसर हो जाएगा ए, कृषि से होने वाली आय अर्थात खेती करने वाली भूमि। 42 मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और डेयरी फार्मिंग जैसे संबंध कृषि गतिविधियों से अर्जित आय कर योग्य का उपचार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, ऐसी आय सामान्य दरों से कर योग्य है। 53 आयकर उद्देश्य के लिए निवासी लेकिन सामान्य रूप से निवासी नहीं RNOR का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा बी, एक भारतीय नागरिक जो पिछले 10 वर्ष से कम 9 वर्ष के लिए एक NRI रहा है। 54 यदि कोई व्यक्ति भारत में अनिवासी है तो उसकी भारतीय आय पर कर देयता क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत में कर योग्य। 55 किसी व्यक्ति की आवासीय स्थिति जैसे निर्धारित की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ए, एक वित्तीय वर्ष में भारत में बिताए दिनों की संख्या के आधार पर। 56 किसी व्यक्ति की कर देयता कैसे निर्धारित की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा बी, निवासी स्थिति के आधार पर। 57 यदि कोई व्यक्ति भारत का निवासी है तो उसकी वैश्विक आय पर देनदारी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत में कर योग्य। भारत का निवासी माने जाने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम कितने दिन भारत में बिताने होंगे? राइट आंसर हो जाएगा बी, 182 दिन। 59 RNOR वाली व्यक्ति के लिए देनदारी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल भारतीय आय पर कर योग्य। 60 अनिवासी माने जाने के लिए एक व्यक्ति को भारत से बाहर कम से कम कितने दिन बिताने होंगे? राइट आंसर हो जाएगा सी, 182 दिन। 61
आयकर उद्देश्य के लिए डीम्ड रेजिडेंट का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ए, एक भारतीय नागरिक जो शारीरिक रूप से भारत में मौजूद नहीं है लेकिन कुछ शर्तों को पूरा करता है। 62 पूंजी और राजस्व के बीच क्या अंतर है? राइट आंसर हो जाएगा डी, पूंजी संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है जबकि राजस्व माल और सेवा की बिक्री से संबंधित है। 63 निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा बी, मशीन खरीदना। 64 एक विदेशी कंपनी की कर देनदारी क्या है जिसका भारत में व्यापार स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल भारत में अर्जित आय पर कर योग्य। 65 एक विदेशी कंपनी की आवासीय स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रभावी प्रबंध की जगह POEM का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, वह स्थान जहां मुख्य प्रबंध और वाणिज्य निर्णय लिए जाते हैं। 66 निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा बी, एक कारखाने की इमारत को फिर से पेंट करना। 67 वित्तीय विवरणों में पूंजीगत व्यय का व्यवहार कैसे किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, इन्हें एक संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है और उनके उपयोगी जीवन मूल्य पर ह्रास किया जाता है। 68 बैलेंस शीट पर राजस्व व्यय का क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। राजस्व व्यय का बैलेंस शीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूंजीगत व्यय जो होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस जो होते हैं, उनका प्रभाव बैलेंस शीट पर पड़ता है। राजस्व व्यय को P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, इसलिए बैलेंस शीट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच डिफरेंस क्या है, तो इसको जान लेते हैं। पूंजीगत व्यय वो होते हैं जो साल में एक बार होते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, और राजस्व व्यय जो होते हैं वो एक ईयर में कई बार हो सकते हैं, जैसे कि पेंट हो गया या रिपेयरिंग हो गई, साल में एक बार से अधिक होते हैं, उनको राजस्व व्यय कहते हैं। और पूंजीगत व्यय वह होते हैं जो साल में एक बार किए जाते हैं, उनको पूंजीगत व्यय कहते हैं, और वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें प्रॉफिट देते हैं, उनको पूंजीगत व्यय कहते हैं। 69 निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा सी, शेयरों की बिक्री। 70 निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा बी, सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज। 71 वित्तीय विवरणों में राजस्व व्यय का व्यवहार कैसे किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, उन्हें चालू वर्ष में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। 72 पूंजीगत व्यय का बैलेंस शीट पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, वह संपत्ति को बढ़ाता है और देनदारी को घटाता है। 73 भारत में पूंजीगत लाभ पर कैसे कर लगाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, उन पर करदाता की नियमित आय के समान दर से कर लगाया जाता है। 74 निम्नलिखित में से किस प्रकार की आय अनिवासी भारतीय NRI के लिए छूट प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें 74 थे फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन, इसको कंप्लीट करा दिया गया है आज। इसके बाद भी इसके 3 पार्ट और डाल दी जाएंगे, जैसे आप नीचे देख सकते हैं 21 सेकंड लिख रहा है। इसकी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दी जाएगी, पूरी यूनिट खत्म कर दी जाएगी, फिर उसके बाद थर्ड, ऐसे ही फोर्थ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।